इस आधार पर इसको हरगिज नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन आपने दिया। जबकि मंडल आयोग ने बाकायदे डेटा कुछ इकट्ठा करके तब अपर कास्ट की कुछ जातियों को आरक्षण दिया था। आप लोगों को मालूम होगा कि मंडल आयोग में कई स्थानों पर कई रीजनल बैकवर्डनेस इन इलाकों में है, वहां पर राजपूत और ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ओबीसी का आरक्षण प्राप्त है। ये मालूम है ना आप लोगों को? मंडल आयोग सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं है, अपर कास्ट के भी पिछड़े लोगों को उसमें शामिल किया है कई जगहों पर। और आज भी उत्तराखंड के जौनसार बाबर इलाके में जाइए तो आप पाएंगे कि अपर कास्ट के लोग ओबीसी में रिजर्वेशन पा रहे हैं। और भी कई इलाके में, हो सकता है आपके बिहार में भी कुछ इलाके में। ये भी अद्भुत बात है। तो इतना जुडिशियस थे बीपी मंडल और उनकी पूरी टीम थी कि जहां जरूरत थी वहां उन्होंने किया उनका कि भाई ये बैकवर्ड है, सामाजिक रूप से भी बैकवर्ड है और शैक्षिक रूप से भी बैकवर्ड है, क्योंकि आरक्षण का आधार हमारे संविधान ने आर्थिक आरक्षण तय ही नहीं किया, सामाजिक और शैक्षिक तय किया। तो लेकिन ईडब्ल्यूएस सिर्फ आर्थिक आधार पर आपने तय किया है और वो आपके पास डेटा नहीं है, तो पूरी तरह गैर कानूनी और असंवैधानिक है। लेकिन इस सरकारी फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया। कितना ये आश्चर्यजनक है कि देश की सबसे बड़ी अदालत तथ्यहीन, डेटा विहीन एक सरकारी फैसले को 2019 के चुनाव से एंड पहले जो किया गया था ईडब्ल्यूएस आरक्षण, और उसके पहले आपको याद होगा 4 साल पहले इसी बिहार में आकर मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। तो बिहार की जनता ने तो उनको जवाब 2015 के चुनाव में दे दिया। लेकिन इसका जो रिएक्शन हुआ कि उनकी पार्टी माने बीजेपी ने 2019 में ईडब्ल्यूएस लाया ताकि अपर कास्ट मोबिलाइजेशन किया जा सके और कांग्रेस की तरफ जो अपर कास्ट का एक सेक्शन आ रहा था उसको रोका जा सके, और इसका उनको फायदा मिला। और 2019 में उनको वाकई उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत अच्छी सीटें मिली। अपर कास्ट मोबिलाइजेशन प्लस अन्य ओबीसी जातियों का जो समर्थन था, जो जिसके पीछे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद, टेम्पल बनाना है वगैरह वगैरह बहुत सारे इशू थे। तो मेरा ये कहना है कि ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था बिना किसी कारण, बिना किसी आधार, बिना किसी डेटा के था। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में अगर आप डेटा नहीं जानते, नहीं उपलब्ध कराते, तो ये भारत के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। दोस्तों, जैसा हमारे कुछ अन्य वक्ताओं ने भी कहा, देखिए ये डेटा का सवाल केवल डेटा का नहीं है। डेटा तो आपके पास बिहार सरकार ने लाया 1 साल पहले, अभी 1 साल करीब करीब होने वाला है। उन्होंने एक बहुत ही शानदार सामाजिक आर्थिक जातिवार सर्वेक्षण किया। कुछ एक उसमें कमियां हैं, वो अगर कमियों को दूर किया होता तो और ज़्यादा बेहतर सर्वेक्षण होता। लेकिन फिर भी चूंकि हिंदी क्षेत्र में ऐसा सर्वेक्षण कहीं नहीं हुआ है, इसलिए मैं तो हमेशा उस वक्त भी करता था, आज भी कह रहा हूं कि मैं उसका खैर मकदम करता हूं जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कराया और बीजेपी ने बाई चांस बिहार में उसको इंडोर्स किया, सपोर्ट किया। अब वो उससे कितनी दुखी है वो अलग कहानी है। लेकिन जातिवार सर्वेक्षण बिहार ने कराया, ये बहुत बड़ी बात है। एक आंकड़ा सामने आ गया, लेकिन आंकड़े अपने आप में वो पर्याप्त नहीं है जब तक कि उनके लिए काम न हो। अगर सिर्फ आंकड़े अगर आपके पास रहेंगे तो वो झुनझुना की तरह केवल बजेंगे, उनसे कुछ निकलेगा नहीं। और 1 साल का ये जो दौर है, 1 साल के दरमियान मुझे तो ऐसा ही लगा कि बिहार में जातिवार सर्वेक्षण को एक झुनझुना बना दिया गया है, उस पर कोई फॉलोअप नहीं हो रहा है। अगर आपने इतनी मेहनत करके, इतना खर्चा करके आपने आंकड़ा निकाला, तो आपने उसका फॉलोअप क्यों नहीं शुरू किया? आपने कहा कि हम 65% रिजर्वेशन ले जाएंगे। सवाल सिर्फ रिजर्वेशन का नहीं है, सवाल संपदा, संपत्ति और अन्य क्षेत्रों में हिस्सेदारी का है। आप उसमें आपने कोई काम नहीं किया। अब एक लैंड सर्वे शुरू हो गया और वो एक समझ में नहीं आता कि उसके पीछे मकसद क्या है। कोई मकसद तो होना चाहिए। सर्वे तो अच्छा, लेकिन सर्वे किस चीज के लिए? तो क्या बिहार केवल सर्वे की जमीन बन जाएगी और उसकी कोई समीक्षा नहीं, उसका कोई फॉलोअप नहीं, उसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं? पटना हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया 65% रिजर्वेशन को।
वर्चुअली वो 75% है, क्योंकि 10% EWS की है। सुप्रीम कोर्ट ने EWS को इलीगल नहीं ठहराया, कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया, लेकिन कैसी विडंबना है कि OBC और SC ST के रिजर्वेशन के 60% के आंकड़े को, उसके दायरे को माननीय हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी नहीं दिया, और वो अभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। और बिहार सरकार के पास जिस तरह के पैरवीकार हैं, जिस तरह के आर्गू करने वाले लोग हैं सरकार की तरफ से आंकड़ों के पक्ष में, अपने फैसले के पक्ष में, अब वो उनके बारे में मैं क्या कहूं। तो असल कहानी यही है कि ब्यूरोक्रेसी में लोग आपके नहीं हैं, आपके लोग मीडिया में नहीं हैं, आपके लोग एकेडमिक्स में नहीं हैं, आपके लोग जुडिशरी में नहीं हैं, आपके लोग न्यायपालिका के दूसरे स्तरों में भी नहीं हैं। आपके पास अच्छे एडवोकेट नहीं हैं, आपके पास अच्छे न्यायाधिकर्ता नहीं है। बहुत सारी समस्याएं इस देश में हैं, और उनका एक बहुत बड़ा कारण है कि आपने सामाजिक आर्थिक बदलाव में आंकड़ों का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया। बहुत सारे लोग गर्व करते हैं, और बिहार गर्व करने वालों की जमीन है। हम जब यहाँ आए थे नए नए, तो लोग कहते थे कि हमारा स्टेशन सबसे बड़ा देश का है, हमारा प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है, हमारा पुल जो नया बन रहा है सबसे बड़ा है, कोई टनल भी अगर बन जाती थी तो लोग कहते थे बहुत बड़ा है। तो अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करने में बहुत सारे लोग बहुत जो है दिलचस्पी लेते हैं। मैं केवल बिहार को नहीं कहता हूँ, ये यूपी में भी है, मेरे प्रदेश में भी है। अपना बखान अपने खूब करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा है। अब जम्मू कश्मीर वाले बेचारे क्या बखान अपना करें, वो तो हमेशा उनको देशद्रोही कह दिया जाता है। शेष भारत बहुत मस्त रहता है, लेकिन सबसे बड़ी टनल दो उनके पास है, देश की सबसे बड़ी टनल उनके पास है, लेकिन वो कभी नहीं कहते कि हमारे पास सबसे बड़ी टनल है, क्योंकि उनको तो अंधी सुरंग में डाल दिया गया है, पूरे देश को, पूरे समाज को। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता था वो ये कि अभी कहा जाता है अपने बिहार में, और बिहार के सबसे टॉप नेता से लेकर सबसे नीचे का एक कर्मचारी भी कहता है कि भारत में सबसे पहला जातिवार सर्वेक्षण कराने वाला प्रदेश बिहार है। कहता है ना, मानते हैं ना? सब लोग कहते हैं कि जातिवार जनगणना यानी सर्वेक्षण सामाजिक आर्थिक कराने वाला बिहार सबसे पहला प्रदेश है 1931 के बाद, क्योंकि वो तो देश की पूरी जनगणना थी, ये सर्वेक्षण है, दिस इज द फर्स्ट। बट ये गलत है, ये गलत है। बिहार पहला राज्य नहीं है, बिहार दूसरा राज्य है। एक राज्य और करा चुका है, बल्कि तीसरा राज्य है। एक और राज्य करा चुका है इसके पहले, वो कर्नाटक है, जो आंकड़े पब्लिक नहीं किए गए। और इसके भी पहले एक राज्य और करा चुका है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया, एक लेख भी लिखा, और वो राज्य है, चूंकि क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है, जो बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं, वो आज के दौर में तो गूगल है, हम लोगों के समय तो गूगल भी नहीं था। हम लोग यूनिवर्सिटी में खोजते थे, इधर उधर करते थे, और तब जाकर मिलता था। आपको मैं बताऊं कि भारत में पहला जातिवार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने वाला प्रदेश आजादी के बाद न तो कर्नाटक है, न तो बिहार है, ये केरल ने 1968-69 में लगभग 1.25 साल के दौर में बाकायदा सर्वेक्षण कराया, और उसका नाम है केरला सोशियो इकोनॉमिक कास्ट वाइज सर्वे। और ये आप कहीं भी इसको देख सकते हैं, इट इज अवेलेबल। और उस वक्त सरकार किसकी थी? उस वक्त सरकार EMS नंबूदरीपाद की थी। EMS नंबूदरीपाद का जन्म ब्राह्मणों के सबसे कुलीन परिवार में हुआ था। बद्रीनाथ से लेकर तमाम बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं, वहां नंबूदरी ब्राह्मण पुजारी रखे जाते हैं। तो नंबूदरीपाद जो है, EMS नंबूदरीपाद CPIM की लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर दूसरी बार बने थे। पहली बार जब बने थे तो उनको डिसमिस कर दिया गया। पहली निर्वाचित लेफ्ट गवर्नमेंट थी केरला की। क्यों कर दिया गया? क्योंकि ऐसा मत समझिए मैं लेफ्टिस्टों का भी आलोचक वैसे ही हूँ जैसे दूसरी पार्टियों का हूँ, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो मैं कह रहा हूँ कि जब उनकी पहली सरकार बनी तो डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने 2 बुरे काम कर दिए थे। पहला बुरा काम किया था कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को एडॉप्ट किया बिल, और दूसरा बहुत बुरा काम किया कि एजुकेशन बिल ला दिया। एजुकेशन बिल में क्या प्रावधान था
कि सबको बराबर शिक्षा मिलेगी, साझा समान शिक्षा, जो लोहिया जी कहा करते थे। हालांकि वो करा नहीं पाए कहीं किसी भी अपने प्रदेश में जहाँ उनकी सरकार थी, वो केवल बोलते थे, करा नहीं पाए। लेकिन सीपीआईएम की जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी, वहाँ उन्होंने सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था कर दी। और उसमें दो चीज़ों का बड़ा योगदान था, एक तो क्रिश्चियन मिशनरीज और एक लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट। ये बात मुझे स्वयं अरुंधति राय की माँ मेरी राय ने मुझे कही, जो कि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट की बड़ी आलोचक भी थी। मेरी राय ने कहा कि मैंने पूछा कि आपका प्रदेश भारत में सबसे अव्वल क्यों रहता है, हमेशा आपका राज्य HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में या प्रगति के अन्य आंकड़ों में सबसे नंबर 1 क्यों रहता है? तो उन्होंने कहा कि 2 का। मैंने कहा क्या क्या? कहा कि पहला लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो मैंने कहा कि एजुकेशन रिफॉर्म आपके यहाँ कैसे हो सका, हमारे यूपी में क्यों नहीं हो सका? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ पर नेता जो थे वो जमींदारों और बड़े कैपिटलिस्टों और बड़े कुलीन जो जातियों के लोग थे उन्हीं में से आते थे और उन्हीं के लिए काम करते थे। तो उन्होंने लिबरेट नहीं कराया, उन्होंने पब्लिक सेक्टर में नहीं लाया शिक्षा को, और इसीलिए ऐसा हुआ है। और तब मुझे लगा, हालांकि मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन हम लोगों की जनरेशन के बाद तो आज देखिए सरकारी स्कूल प्राइवेटाइज हो रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत न जाने कितने राज्यों में सरकारी स्कूल जहां हम लोग पढ़े हैं बचपन में, वो खत्म किए जा रहे हैं और उनको हैंडओवर किया जा रहा है प्राइवेट स्कूल को, या उनको कहा जा रहा है कि एक स्कूल में 3 स्कूल चले। यानी अगर 3 गांव में 3 स्कूल हैं तो बंद करके 2 गांवों में एक। राजस्थान में तो त्राहिमाम बचा हुआ है। अभी मैं राजस्थान गया था और वहां पर त्राहिमाम बचा है, गरीबों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि दूर दूर स्कूल हैं। ये स्थिति पैदा हो गई है बीजेपी की मौजूदा सरकार में, और करीब करीब लाखों स्कूल हाल के वर्षों में बंद किए गए हैं या प्राइवेटाइज किए गए हैं। तो केरल ने ये किया कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लागू किया, एजुकेशनल रिफॉर्म्स लागू किया। इसीलिए केरल लिटरेसी में और एजुकेटेड लोगों की दृष्टि में सबसे पढ़ा लिखा प्रदेश है। और आप जानते हैं, बहुत दिलचस्प बात आपको मैं बता दूं, वो भी आप सुन लीजिए। मेरे पास ठोस आंकड़े हैं ताकि कोई ये न कहे कि मैं अपने से बोल रहा था। अभी भारत जो है पूरी दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है नंबर इसका, ये भी डेटा का प्रश्न है। मैं आकर जनगणना में आऊंगा, जनगणना से इसको जोड़ूंगा, आप इसको बात समझिए। 193 मुल्कों की सूची में भारत जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वें नंबर पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? सेहत और शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं इनको जोड़कर बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। और इसको कोई एंटी बीजेपी एजेंसी नहीं बनाती है, या मोदी सरकार विरोधी कोई एजेंसी नहीं बनाती है। इसको यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की UNDP बनाती है। उसमें लेटेस्ट जो सर्वे है उसमें हमारा नंबर है 193 मुल्कों में 134वां नंबर। प्रेस फ्रीडम में हमारा क्या इंडेक्स है? प्रेस की आज़ादी में 180 में 159 पर हम हैं। इंडिया इन डेमोक्रेसी इंडेक्स कितना है? EIU में ये 41वें स्थान पर हम हैं। इसके अलावा हंगर इंडेक्स में कितना है? जबकि 80 करोड़ लोगों को हमारे देश की सरकार अनाज दे रही है मुफ्त, 111वें नंबर पर है 125 मुल्कों की सूची में, 111वें नंबर पर। लेकिन दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो इंडिया का बनता है, इंडियन स्टेट्स का बनता है, उसमें केरल नंबर 1 है। केरल में भूखमरी नहीं है, केरल में एजुकेशन का लेवल, प्रति व्यक्ति आय का लेवल, शिक्षा का लेवल बेहतरीन है, अस्पतालों की व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था बेहतरीन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह नहीं है कि वहाँ एक सरकार दूसरी पार्टी की थी। कम्युनिस्टों की सरकार तो बंगाल में भी बनी थी, वहाँ क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? भरभरा कर गिर गई लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट बंगाल की। आज बंगाल में लेफ्ट का कोई नाम लेवा नहीं है। त्रिपुरा में एक से एक ईमानदार मुख्यमंत्रियों के होते हुए CPIM की सरकार नहीं बच सकी, आज वहाँ BJP की सरकार है। तो केरला क्यों बचा? केरला में लेफ्ट फ्रंट आज मजबूत क्यों है? केरला में आज भी प्रगति की दौड़ में वो नंबर 1 क्यों है? बंगाल क्यों इतना फिसड्डी था? क्योंकि केरला के सामाजिक आर्थिक इतिहास को अगर आप देखें
तो सोशल जस्टिस और न्याय का जो कंपोनेंट, ओवरऑल जो न्याय का कंपोनेंट जो इस मुद्दा था वो बहुत प्रभावी था। सामाजिक सुधारों की जो जमीन थी उसके आधार पर वहां राजनीति की इमारत खड़ी हुई और उसमें अयंतरी से लेकर श्री नारायण गुरु और अन्य जो समाज सुधारक थे उनका बहुत बड़ा रोल था। उनके यहाँ पूरा जो वामपंथी आंदोलन था समाज सुधार से इंस्पायर होकर के उससे सांस लेता था। उसकी राजनीतिक सांस जो थी उस समाज सुधार के आंदोलनों से वो चलती थी। जबकि यहाँ दूसरे और जगहों पर मार्क्सोलॉजिस्ट किस्म के लोग, मार्क्स शास्त्री किस्म के लोग राजनीति करते थे और उसका जो नेतृत्व था वही कुलीन तंत्र या अपर कास्ट के लोग करते थे, जो रिजर्वेशन या एफर्मेटिव एक्शन को ऐसा लगता था कि बिल्कुल गलत मान रहे हैं। लेकिन नंबूदिरीपाद की सरकार ने जिस सर्वे का मैंने जिक्र किया उनको बात समझ में आ गई डिसमिसल के बाद। जब पहली बार उनको डिसमिस किया गया उनको लगा कि अगर हमको सरकार बनाने का मौका मिलता है तो हम ये काम करेंगे। और गौरी अम्मा रेवेन्यू मिनिस्टर थी जो स्वयं पिछड़े वर्ग से आती थी, वो इडवा कम्युनिटी से। आप कल्पना नहीं कर सकते कि पूरी कैबिनेट ने तय किया कि 68 ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कि हम इसको एग्जीक्यूट करें, अरे इसको लागू, इसको तुरंत सर्वे कराएं, उससे पता चलेगा कि हमारे यहाँ SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी और OBC और अपर कास्ट की संख्या किसकी कितनी है, किसके पास कितनी शिक्षा है, कितना किसके पास खेत है, कितना किसके पास जमीन है, कितना सिंचित है, कितना असिंचित है, रबर के पेड़ किसके पास कितने हैं और दूसरे नारियल के पेड़ किसके पास हैं। ये सारे सर्वे किए गए और उस डिटेल सर्वे के बाद इन्होंने रिफॉर्म्स लागू करना शुरू किया। और वो जो रिफॉर्म्स था, इसीलिए केरल का रिफॉर्म्स बंगाल के रिफॉर्म्स के मुकाबले मुकम्मल था। बल्कि अगर मैं मानता हूं कि केरल के रिफॉर्म से बेहतर अगर कोई रिफॉर्म था तो कोई नहीं था इस देश में। हाँ, सेकंड नंबर पर जम्मू कश्मीर का रिफॉर्म्स था जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार ने 1953 से पहले लागू किया। और इसी के कारण शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार के को डिसमिस कराने के पीछे भी यही कारण था कि उन्होंने वहाँ लैंड रिफॉर्म्स और एजुकेशनल रिफॉर्म्स लागू किया। तो जो पूरी व्यवस्था थी, मैं नेहरू जी की बात केवल नहीं कर रहा हूँ, वो पूरी नेहरू के दौर में जो पूरी ब्यूरोक्रेसी थी वो इतनी ज़्यादा ब्राह्मणिकल थी, इतनी ज़्यादा वो जो एरिस्टोक्रेटिक थी कि वो दूसरे वर्णों को वो जानते ही नहीं थे कि इनके लिए भी न्याय की जरूरत है। ऐसा लगता था कि वो आज के RSS BJP वालों की तरह उनको केवल प्रजा समझ रहे हैं, नागरिक समझ ही नहीं रहे। तो इस तरह का मिजाज था। तो नेहरू का जो वेस्टर्नाइज्ड एक प्रोग्रेसिव जो वैल्यू सिस्टम था वो भारत की जो ठोस जमीन थी उस पर आकर टकरा जाता था और वो बहुत सारे अच्छे काम तो करते थे, लेकिन सामाजिक बदलाव के लिए वो उतना बड़ा काम इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। उनके पास ब्यूरोक्रेसी में, उनके पास शासन तंत्र में कोई और प्रणाली नहीं थी जिसके आधार पर वो कुछ सोच सकें, कुछ कर सकें। अब जैसे रिजर्वेशन को लेकर अक्सर कहा जाता है, मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी ने तो इसका विरोध किया था। भाई, नेहरू जी ने विरोध किया था, लेकिन ये सच है कि नेहरू जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाया। और ये भी सच है कि उन्होंने पूना पैक्ट के बाद उन्होंने जो SC ST को पॉलिटिकल रिजर्वेशन से लेकर सोशियो इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन भी नौकरियों में देने का फैसला किया। तो बहुत सारे ऐसे काम किए। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भाई आपको अपने को OBC कहते हैं, नेहरू जी तो ब्राह्मण थे, लेकिन आपने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए आदरणीय OBC प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बार धरना प्रदर्शन किए हैं, कितने बयान दिए हैं। आप बयान की बात छोड़िए, एक बार भी क्या मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए, इसके लिए अपनी पार्टी में भी कभी उन्होंने सवाल उठाया है? कभी नहीं। आप मुझे एक भी दिखा दीजिए, मैं BJP के किसी भी कार्यकर्ता नेता को मैं चुनौती देता हूँ कि कोई मुझे दिखाए कि उनके OBC प्रधानमंत्री ने कब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने के लिए 1990 से पहले कब उन्होंने प्रयास किया था। मैंने तो ये जरूर देखा है इसी पटना में, जब मैं नवभारत टाइम्स में रिपोर्टर था, कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट अनाउंस की गई VP सिंह की सरकार द्वारा कि वो लागू की जाएगी, तो यहाँ पर RSS और BJP के लोगों ने वीर चंद पटेल पथ पर सबसे बड़ा जुलूस निकाला था और बहुत उपद्रव किया था। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है और ये मैं खुलेआम कहता हूँ। इसलिए RSS BJP के लोग जब ये कहते हैं कि नेहरू इसलिए गलत थे क्योंकि हम सही हैं और हम ज़्यादा पिछड़ों के समर्थक हैं, क्योंकि हम पिछड़ों को बड़े पद पर लाते हैं, दलित को लाते हैं, ट्राइबल को लाते हैं,
देखिए बीजेपी आरएसएस सिंबोलिज्म जो यूज करते हैं वो अपने ब्राह्मणिज्म, अपने मनवाद को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। उनके लिए एक प्रतीक है कि हमने राष्ट्रपति पद पर बैठा दिया, हमने एक चीफ मिनिस्टर, अभी कोई बने हैं, क्या नाम उनका है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। तो क्यों बना दिया? क्योंकि उनको लगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े यादव हैं और उनकी संख्या बहुत अच्छी है, तो चलो एक यादव बना दो। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान थे, वो भी पिछड़े वर्ग के थे, लेकिन भैया वो लागू क्या कर रहे हैं, उनकी नीतियां क्या हैं? टोटल ओबीसी विरोधी हैं, टोटल दलित विरोधी हैं। तो असल सवाल नीतियों का है, आपकी नीति क्या है, आपकी नीयत क्या है, आप किस जाति के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अपने ही समाजों के खिलाफ षड्यंत्र का हिस्सा बनते हैं, ये कौन कहेगा? और वही एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ ईएमएस नंबूदिरीपाद 1968-69 में जो काम किया वो आज तक केरल को खुशहाल बनाए हुए है। तो मेरा ये कहना है कि जाति जनगणना दलित, आदिवासी, ओबीसी का एजेंडा नहीं है और नहीं होना चाहिए। ये नेशनल एजेंडा है, ये भारत की प्रगति का एजेंडा है, भारत के विकास का एजेंडा है। और जो लोग भारत की प्रगति चाहते हैं, जो लोग भारत का विकास चाहते हैं, जो लोग भारत को मुकम्मल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो लिखा हुआ है आपके प्रियम्बल में वैसा मुल्क बनाना चाहते हैं, उनके लिए जातिवार जनगणना एक बहुत बड़ी जरूरत है। और ये बिहार को भी सबक लेने की जरूरत है कि बिहार ने बहुत मेहनत से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने एक सर्वे कराया, लेकिन वो सर्वे आज किताबों की शक्ल में केवल लाइब्रेरीज में या हमारे बुक शेल्फ में एक दस्तावेज के रूप में मौजूद है। लेकिन उसको अमली जामा कब पहनाया जाएगा? 9th शेड्यूल में डालने की आपने मांग की, लेकिन 9th शेड्यूल में आज तक वो सरकार आपको नहीं डाल रही है। और ये वो सरकार है जो आपके कारण चल रही है। दो व्यक्ति, दो नीतियां, दो पार्टियां चला रही हैं, एक का नाम है टीडीपी और दूसरी का नाम है जेडीयू। इन दो पार्टियों के कारण ये सरकार है। उसमें एक पार्टी ने सर्वे कराया और कहा 9th शेड्यूल में डालो, लेकिन 9th शेड्यूल में नहीं डाला। आप वापस लीजिए ना सुप्रीम कोर्ट से, आप पिटीशन अपना वापस ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर आमतौर पे न्याय नहीं मिलता। आमतौर पे आज़ादी के बाद से भारत का इतिहास अब तक इस बात का गवाह है, केवल ईडब्ल्यूएस को मिला और किसी को नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मेरा ये कहना है कि मौजूदा सरकार को विड्रॉ कर लेना चाहिए याचिका और उनको नया बिल बनाना चाहिए दस्तावेज की रोशनी में। और वो बिल जो है आप बनाइए और उसको कहिए कि इसके आधार पर हमें 9th शेड्यूल में डाला जाए। और अगर नहीं डालते हैं तो आप एक्शन लीजिए अपनी सरकार के खिलाफ, या जो भी कहिए निगोशिएट कीजिए। बट neither you are negotiating, nor you are pressurizing them, you are just waiting for what?